नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये तकरीबन 76वां फेस टू फेस है दोस्तों, और आशा कर रहा हूं कि आप लोग सब एक एक फेस टू फेस को देखे हैं, उनसे लर्निंग किया है, नोट्स बनाया है और मार्केट में उनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, ये जर्नी बड़ी मज़ेदार रही। चालू किया था ऑफलाइन इस तरह का सेटअप से, फिर ऑनलाइन में अपने आप को डालना पड़ गया बिकॉज ऑफ कोविड। अब कोशिश कर रहा हूं वापस ऑफलाइन आऊं और रियल फेस टू फेस अपने गेस्ट के साथ में करूं। दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ा मन कर रहा है कि मार्केट के अंदर में आया जाए। क्यों? अगर आप अभी तक मार्केट में नहीं आए तो डेफिनेटली एक फोमो तो आपको तकलीफ दे ही रहा होगा। दोस्तों, मुझे याद है 2008 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और उस समय ऐसा ही हिस्टेरिया चल रहा था, ऐसी मजेदारी चल रही थी कि जो काम करो उसी में पैसे बन रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि मार्केट ही सब कुछ है। चलिए, मेरे साथ तो सब कुछ सही हुआ। 2006, 7, 8 में मार्केट में आके मैंने अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उस रैली में मार्केट में पार्टिसिपेट की और उसके बाद में कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो गए। शायद रैली ने उनको कमाई दे दी, बट उसके बाद का जो मार्केट था उसको वो संभाल नहीं पाए। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो 2008 में मार्केट में आए। तकरीबन हम लोग एक ही एज के हैं। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मार्केट के अंदर में पार्ट टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका खुद का बिजनेस है। ये कलकत्ता से हैं, जूट बिजनेस को बिलोंग करते हैं, तो बड़े इन्वॉल्व हैं अपने बिजनेस के अंदर में। बट कहीं ना कहीं उनको लगा कि मार्केट में एक्स्ट्रा काम करके एज क्रिएट की जा सकती है, तो उन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेट की। तो दोस्तों, मैं वेलकम करूंगा मेरे गेस्ट अमित को। First of all, I would like to thank Vivek ji, the entire team of Credent, Elon Markets. मैं इनको आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पे मैं दो बातें ऐड करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली बिफोर वी बिगिन दिस फेस टू फेस। विवेक जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरी सैटरडे ईलन मार्केट्स इज कमिंग आउट विद अ वेबिनार, और जो प्राइस पॉइंट में ये वेबिनार और जो नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, और जैसा एक्सपर्ट्स ये प्लेटफॉर्म में बुला रहे हैं, आपको ऐसा कहीं और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ही इज डूइंग अ रियली गुड जॉब, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ईलन के ऐप से आप काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सेकेंडली, जो इनका स्टॉक एज का इनिशिएटिव है, मैं उसे भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं मार्केट्स में 2008 से हूँ। मेरा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था मेटास्टॉक, एंड द काइंड ऑफ स्कैन्स ही इज प्रोवाइडिंग, वो स्कैन्स अगर आप एंड ऑफ द डे में भी आज से 10 साल पहले भी लेते मेटास्टॉक में, तो इट वुड हैव कॉस्टेड यू, आपको 30 से 35 हज़ार रुपया साल का सब्सक्रिप्शन होता। लाइफ का लेते तो 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन होता, एंड स्टिल आपको वैसा डेटा नहीं मिलता जो आज के जमाने में मिल रहा है। तो मैं इस इनिशिएटिव को ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैं इस मार्केट में 10 सालों से हूं, और कोई नया बंदा जो आएगा वो इस चीज की वैल्यू नहीं समझ रहा है कि हमें क्या प्राइस पॉइंट में एक इतना अच्छा स्कैनर मिल रहा है। तो मैं लोगों को कहूंगा कि इसका खुले दिल से फायदा उठाएं, यूज करें ये स्कैनर, इट विल बेनिफिट यू इन योर ट्रेडिंग। दोस्तों, ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं था, तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छी बातें कर दी। थैंक यू सो मच। मैंने वही कहा व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज़ देखिए, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। बट आज आपके बारे में, क्योंकि आई थिंक मेरे जो यूजर्स है, देखिए हमारा फेस टू फेस में एक यूनिक बात है कि मैं सोच समझ के गेस्ट को बुलाता हूँ, जिनको मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि आप इंडस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, आप अपना खुद का कुछ और बिजनेस कर रहे हैं और पार्ट टाइम मार्केट में काम करने का आपने एक एज पकड़ लिया है, तो मेरे यूजर्स के साथ में आप अपना एज शेयर करेंगे। आई विल डू इट। फैंटास्टिक। तो थोड़ा आपके बारे में जानते हैं, आपका जर्नी जानते हैं, और फिर उसके बाद एकदम लग जाएंगे इसको समझने में। जैसे कि विवेक जी ने कहा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई क्लियर्ड माई सीए, मैंने सीए क्लियर किया था अराउंड 2000 में। उसके बाद मैंने एक इंडिया की टॉप 4 ऑडिट फर्म में, आई वॉज इन द कंसल्टेंसी डिवीजन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिवीजन, काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस अराउंड 2002-3 में ज्वाइन कर लिया ड्यू टू फैमिली कंपल्शंस। मेरा एक्सपोजर आप कह सकते हो मार्केट से रहा फ्रॉम 2008, इन द सेंस कि अभी मैं विवेक जी से डिस्कस ही कर रहा था कि उस जमाने में देयर वाज अ यूफोरिया इन द मार्केट्स, एवरीथिंग वाज वर्किंग। मैं एक दिन अपने ऑफिस जा रहा था, तो मैंने देखा कि पीपल वर गोइंग क्रेजी, लोग क्रेजी हो रहे थे दलाल स्ट्रीट मैगजीन लेने के लिए।
ये थर्सडे का दिन था, भीड़ लगी हुई थी, हर किसी को चाहिए था भाई दलाल स्ट्रीट की मेरे को मैगजीन दे दो, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अगले थर्सडे देखा मैंने ये सेम पैटर्न वहां पे रिपीट कर रहा है, तो मैं गया, मैंने सारी चीज समझी, मुझे समझ आया उस समय कि ऐसा यूफोरिया था कि दलाल स्ट्रीट के लास्ट पेज में जिस भी कंपनी का मेंशन होता था वो इमीडिएटली मंडे आते आते 10-20-30% रैली कर जाती थी। तो तब मुझे लगा कि दिस इज व्हाट यूफोरिया इन स्टॉक मार्केट्स इज। सो दैट वाज लिटिल बिट ऑफ बिगनिंग। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिखाया, दैट पॉइंट ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर की कोई गलती मैं नहीं कहूंगा, एडवांस गेट ई सिग्नल का एक इलियट वेव का सॉफ्टवेयर आता है, बहुत महंगा है वो, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। तो ही हैड अ एंड ऑफ द डे वर्जन, तो उसने मेरे को दिखाया, अमित ये देखो ये पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक है, इसमें वेव 4 कंप्लीट हुआ और अब वेव 5 का टारगेट इसका ये दे रहा है। तो फिर उसने बताया कि इसका सब्सक्रिप्शन ये है, तो मुझे समझ में आया कि ये जितने लोग जो पैसा कमा रहे हैं बस ये सॉफ्टवेयर से ही कमा रहे हैं। सो यही जंत्री है असली, जिसे हम कह सकते हैं दिस इज द होली ग्रेल। तो मैंने देखा एक, आई डोंट रिमेंबर द बैंक एग्जैक्टली विवेक जी, 60 रुपए का स्टॉक था, मैंने डिलीवरी में उठा लिया क्योंकि सॉफ्टवेयर दिखा रहा था कि वो 90 रुपए फिफ्थ वेव में हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या हुआ, 2 महीने बाद मैंने भी नहीं देखा, टाइम पास हुआ, स्टॉक बिकेम 30। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं कहा यार दिखा, तूने तो दिखाया था 90 हो जाएगा, तो इलियट वेव काउंट चेंज हो गया रिवर्स की तरफ। मार्केट्स आर डायनामिक, सॉफ्टवेयर इज डायनामिक। तब मुझे समझ आया कि लाइफ इतनी इजी नहीं है। फिर 2008 से लेके 2011 का जो पीरियड था उसमें दैट टाइम विवेक जी नोज एक आईपीओ का देयर वाज यूफोरिया इन इंडिया। आप कुछ भी आईपीओ में लगा दीजिए, आपको अलॉटमेंट आएगा एंड देयर वाज गारंटी दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। अभी भी चल रहा है। अभी मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट कंपल्सरी आपको अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट का रैंडमनेस लेकिन है। उस समय अगर आप लाख रुपए भी एक फाइल से लगाते थे तो 30-40-50 हजार का आपको अलॉटमेंट मोर और लेस आ जाता था। कोल इंडिया वाज अ डायनामिक आईपीओ। तो मैं हर मंथ आईपीओ में लगाता था और बड़े मजे से इनकम, ये 3-4 साल काफी चला एंड इट एंडेड विद इंडिया बुल पावर। मैंने 45 रुपीज में इंडिया बुल पावर में लगाया था, इट ओपनड एट 36, मेरे से कटा नहीं, और बाद में यू नो इट्स रेस्ट हिस्ट्री, बाद में वो रतन पावर हो गया और आज 9 रुपीज का है। तो समवेयर एवरीथिंग विच इज यूफोरिक इट विल एंड। सो ये मैंने रियलाइज किया कि कोई भी चीज जो बहुत इजी है लाइफ में वो ज्यादा दिन चलती नहीं है, कुछ दिन यूफोरिया देती है, यू मेक एन एंड द एंड इट विल टेक मनी इफ यू डोंट हैव, अगर आपकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सो वो एक पीरियड था 2008 से लेके 2011 तक, जब मैं, ठीक है, फिर मैं उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस में ध्यान देना शुरू किया। अब टेक्निकल एनालिसिस में 2 स्क्रीन होती है, एक ऊपर का पोर्शन होता है जहां पे आप प्राइस एक्शन बार्स देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, और एक नीचे का पोर्शन है जहां पे आप इंडिकेटर्स देख रहे हो। करेक्ट। तो मेरा वो 3 साल पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे था। मुझे कुछ नहीं पता था ऊपर क्या हो रहा है। मैकडी देखता था, बड़ी खुशी होती थी कि भाई ये लाइन यहां से कट करेगी, बाय करो। दिमाग कौन लगाए ऊपर की तरफ, दिमाग में लगाना ही नहीं चाहता था, और इनफैक्ट कोई गाइड नहीं था तो मैं ध्यान से देखना भी नहीं चाहता था। प्रॉफिट हो नहीं रहा था, लॉसेस हो रहे थे मार्केट में, थोड़ा ठीक है मैं लिमिट में करता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत डायनामिक कोई लॉस हुआ। तो एवरी डे आई वाज इन हंट। मैंने कम से कम नहीं थे उस 3 साल की जर्नी में 100 इंडिकेटर्स ट्राई किए, और बड़ी खुशी होती थी कि कल तो अब एक ऐसा इंडिकेटर मिलेगा जिससे मेरी ट्रेडिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, डाउ थ्योरी क्या होती है, बुक्स भी पढ़ी, मार्टिन प्रिंग की बुक भी ली थी, उसमें डाउ थ्योरी भी लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या। लेकिन मैं बोला यार ये सब अपने समझ की बात नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये सब कुछ नहीं, इंडिकेटर देखो, कोई ऐसी चीज इजी मिल जाए कि इंडिकेटर चले एंड आई मेक मनी। तो वैसा हुआ नहीं। I tried all kinds of indicators and then afterwards around 2012-13 things started falling in place. मैंने ध्यान से स्टडी किया, अपना अप्रोच चेंज किया, relied less on indicators and that is how my journey began. And by 12-13 आते आते मैं reasonably comfortable और reasonably profitable हो गया था and I had some kind of approach. मेरी कुछ approach, एक सिस्टम डेवलप हो गया था। ऑब्वियसली सिस्टम कंटिन्यूसली डेवलप होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा सिस्टम एट एनी पॉइंट इज कंप्लीट। मैंने एक स्टैंडिंग टाइप सिस्टम हो गया था कि हाँ इसके बेसिस में अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ ये एक अलग बात है कि ओवर द इयर्स सिस्टम हैज इवॉल्व्ड और वो अभी भी इवॉल्व कर रहा है। मार्केट में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कंप्लीट सिस्टम हो गया और मैंने सब कुछ सीख लिया। सो दिस इज हाउ माई जर्नी इज अबाउट। दोस्तों ये जर्नी, ये जो जर्नी है ना मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं ना, मोटा मोटी 10 में से 9 लोगों का इसी तरह का जर्नी होता है। एक छोटी सी बात है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अपने कलकत्ते में काली मंदिर है ना जी जी, तो अगर आप काली मंदिर जाएंगे तो वहाँ गेट में घुसते ही आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पुजारी जी। हाँ, वो सब कोशिश करते हैं कि ये मेरे हाथ आ जाए, मेरे हाथ आ जाए, मैं दर्शन करूं। तो मैं देखता हूँ ये टेक्निकल इंडिकेटर है ना, ये सारे पुजारी है। हाँ जी, हाँ जी। और जो भगवान है वो वहाँ पर है, वो प्राइस है जी।
हम लोग जब आते हैं जी मंदिर में, क्योंकि हमको पैसा कमाना है तो शेयर बाजार एक मंदिर है, तो पहले तो पुजारी से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, विच इज जी इंडिकेटर, जो आपने बोला नीचे वाला नीचे line। वाला लाइट पोर्शन फिर जब तक हम प्राइस तक पहुंचते हैं भगवान तक, हमको समझ में आ जाता है कि बेवकूफ बन रहे बिल्कुल हैं, बन रहे हैं। खाली भगवान का ध्यान लो, अपने आप ही चीजें काम हो जाएंगी। जी, तो बहुत अच्छा लगा ये आपकी स्टोरी जो है सभी के साथ में, सभी के साथ टाइम लगता है रियलाइज करने में, बंदा लास्ट में रियलाइज कर लेता है लेकिन मेरा माध्यम फेस टू फेस से यही है कि जो लोग एक्सपीरियंस करके 10 साल बाद तैयार होंगे, जी वो 10 दिन बाद ही अगर ये चीज समझ के, इंडिकेटर को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए, जी एक और पकड़ लीजिए, 2 पकड़ लीजिए, बट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज हम फेस टू फेस में इसी पे चर्चा करेंगे कि भाव की भाषा क्या है, प्राइस क्या बोलता है, जी। और कैसे अमित अपना सेटअप क्रिएट करते हैं प्राइस को देख के। जी आज का ये जो फेस टू फेस इंटरव्यू है, या मैं जो कहूँगा मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आई वुड लाइक टू एड्रेस, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ जो स्टॉक मार्केट में न्यू है। सबसे पहले जो न्यू कमर्स है, दोज हु हैव जस्ट स्टेप्ड इन। सेकंड, मैं उस कैटेगरी को एड्रेस करना चाहता हूं जो कई सालों से स्टॉक मार्केट में, बट दे आर नॉट मेकिंग मनी, निराश हो गए हैं, कैपिटल खो गए चुके हैं, वेबिनार पे वेबिनार कर रहे हैं। वेबिनार वालों की कोई गलती नहीं है, अपने अंडरस्टैंडिंग में गलती होती है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वेबिनार, बट समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। देखिए, हर आदमी स्टॉक मार्केट में एक ड्रीम लेके आता है कि मुझे रुपया कमाना, सपना देखना अच्छी बात है, बट समहाउ आप देखोगे कि इस मार्केट में खाली 2% सक्सेसफुल होते हैं, 98% डोंट सक्सीड। एंड 98% जो लोग ऐसे आते हैं, दे कम विद, वो अपने हार्ड अर्न मनी लेके आते हैं। किसी का 2 लाख कैपिटल होता है, किसी का 4 लाख कैपिटल होता है, एंड दे एंड अप लूजिंग एवरीथिंग इन द एंड, एंड दे आर लॉस्ट। और लास्ट में एक निराशा जैसी फीलिंग आ जाती है कि नहीं भाई, ये अपने बस का नहीं है। तो मैं अगर आज के इस इंटरव्यू में, इफ आई एम एबल टू हेल्प दोज, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस से जो मिस्टेक्स मैंने की है, अगर मैं उनका थोड़ी भी 5% भी हेल्प कर सकूं, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये फेस टू फेस सक्सेसफुल है। तो आज एनीबडी, मैं कहूंगा जो स्टॉक मार्केट में नया है, जिसकी कैपिटल छोटी है, इनफैक्ट 80 to 90% लोगों की कैपिटल छोटी ही होती है जो आते हैं, माने हार्ड एंड मनी, कोई सैलरी में, कोई जॉब में है, कोई 2 लाख लेके आ रहा है, कोई 3 लाख लेके आ रहा है, 4 लाख फॉरएवर। तो अपने को कोई एमटीएम और स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, अपने को ये नहीं देखना है कि अगला बंदा क्या कमा रहा है। फर्स्ट आप फोकस करिए कि मैं कैसे इस मार्केट में सक्सेसफुल हूं। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। तो इसका देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि एफएनओ ट्रेडिंग इज बैड, आप एफएनओ करिए, लेकिन मेरा एडवाइस टू एनीबडी हु इज न्यू, कोई एक नया बंदा, नया निवेशक, नया जो इसमें आ रहा है, मेरा ये आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए। उसका ये रीजन है कि जैसे कोई 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आता है, और विवेक जी आपको पता है कि एक लॉट साइज की वैल्यू कोई किसी की 5 लाख से लेकर 9 लाख टू 10 लाख रुपीस की लॉट वैल्यू है। बरोबर। सबको अच्छा लगता है रुपया जल्दी कमाना है। तो आप अगर 2-3 ट्रेड आपके गलत पड़ गए, एंड आज की डेट में जो हमारे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, शायद वो 3-4 साल पहले भी नहीं थी। अभी क्या, एवरी डे, एवरी मंथ इज लाइक एन इवेंट। पहले क्या होता था कि साल में 2-3 बार कुछ होता था और बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में डेवलप होती थी, बट ड्यू टू एल्गोस बोलिए या व्हाटएवर आप कहिए, देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। एक ही दिन में दोनों तरफ का स्टॉप लॉस खाया जाता है, लॉन्ग साइड का भी, शॉर्ट साइड का भी। यू मस्ट हैव फेल्ट इट। तो आज अगर कोई नया बंदा जिसकी 5 लाख की कैपिटल है, वो 6-7 लाख का लॉट लेता है और 2-3% लॉस दे देता है, तो ही इज लूजिंग 20-25,000 इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ऐसे 2-3 ट्रेड अगर उसके, मैं कहता हूं ऑप्शन में करे लॉस, तो लॉस 50% लॉस हो जाएगा। अगर उसने ऐसे 2-3 ट्रेड्स किए तो उसका 60 से 70 हजार रुपया साफ हो जाता है, निराश हो जाएगा। और फिर अगर कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से वो आस्ते आस्ते पूरा कैपिटल, रिवेंज ट्रेडिंग होगी, मुझे रिकवर करना है, कैसे करना है, ही विल लूज ऑल हिज कैपिटल। तो पहले आप मार्केट को समझिए कि ये मार्केट क्या है। तो मेरा आपसे हम्बल एडवाइस ये है कि जैसे अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है, तो यू स्टार्ट, और अच्छा, वन पॉइंट आई वांट टू मेक इज ट्रेड इन द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टार्टिंग में। ओके। बैंकिंग सेक्टर में फॉर एग्जांपल ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स में अब एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, आईसीआईसीआई आफ्टर रीसेंट परफॉर्मेंस, जब से उसका एनपीएस सर्कल ठीक हो गया, मैं कहूंगा आईसीआईसीआई इज आल्सो गुड, रिलायंस हुआ। ऐसे निफ्टी के 20, 25, 15 भी स्टॉक पे फोकस करिए, डोंट क्रिएट अ बिग लिस्ट। मिड कैप की तरफ मत देखिए, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स सेलेक्ट करिए। उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। तो जैसे आपका 5 लाख रुपया कैपिटल है और आपने बेसिकली, मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपने को ट्रेडिंग करना है, वो बात का विषय है। तो आपको समझ में आया कि एचडीएफसी बैंक हमने लेना है, आप 25,000 रुपए का लीजिए,
सिर्फ 5% एलोकेट करिए, क्योंकि आप एक लर्निंग मोड में आप सीख रहे हैं कि मार्केट क्या है, आपसे गलती भी हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट सर्टेनिटीज, प्रोबेबिलिटीज। हम एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं, एक सेटअप देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं हमारे फेवर में, परचेज करके होप करते हैं कि ट्रेड मेरे फेवर में जाएगी। राइट साइड ऑफ द चार्ट नोबडी नोज, किसी को नहीं पता कि वो ट्रेड सक्सेसफुल होगी कि नहीं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपने 25,000 का HDFC बैंक लिया, सक्सेसफुल हो गया, वो आपके लिए एक्सपीरियंस है, आप नोट्स बनाइए, आपको पता चलेगा कि दिस इज द वे टू ट्रेड। लॉस भी हो गया, पोजिशनल ट्रेड में 4-5% का स्टॉप लॉस होता है, तो यू आर हार्डली लूजिंग लेट्स से व्हाट 1000 2000 रुपीज, 1500 रुपए। करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि आप सीखेंगे भी और एक आपका इमोशनल लॉस भी नहीं होगा। देखिए, अगर आपने इमोशनल लॉस दे दिया ना, माने मार्केट के लॉस से बड़ा होता है इमोशनल लॉस। अगर आप इमोशनली इस मार्केट में हार जाएंगे तो आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है, आपको ट्रेंड्स नहीं समझ में आता है, आपको वो बाइंग पॉइंट नहीं समझ में आता है कि मुझे यहां खरीदना है, पुल बैक पे खरीदना है कि ब्रेकआउट पे खरीदना है। देखिए, करते करते ही पेपर ट्रेडिंग से आप नहीं सीखेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो छोटे अमाउंट से करिए, कैश चार्ट से करिए और उसके बाद देखिए। कितना टाइम लगेगा? देखिए, मेरे हिसाब से 2 साल तो मिनिमम स्पेंड करना चाहिए। 2 साल मिनिमम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज 2 से 3 साल के पीरियड में यू सी ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट्स। जनरली जो आज का हाल है, आप एक बुल मार्केट भी देखेंगे, एक्सपेक्टेडली इंटरमिटेंट बेयर मार्केट भी देखेंगे, साइडवेज मार्केट भी देखेंगे, तो आपको एक हर तरह की मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो ये मेरा सबसे पहला इनको रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि आप HDFC बैंक में डील करिए या ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू। कई बार क्या होता है ना, मन चाह के भी आप सौदा नहीं काटते। ये सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी थी, सबकी है। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी लाइक एक सेक्टर में देयर इज अ कंपनी को लार्सन और उसी सेक्टर में IVRCL है, क्रैश आ गया डीमैट में, आप कहते हैं भाई मैंने घाटा नहीं देना, 50,000 का लगाया हुआ तो मैं वो लॉस बेयर कर लूंगा। तो आफ्टर द साइकिल चर्न्स आप देखोगे कि IVRCL, सॉरी, लार्सन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, इन सब का स्टॉक प्राइस वापस आ जाता है। देखिए, M&M 800, 700, 800 रुपए का शेयर नीचे 200, 250 रुपए बिका, लेकिन उसका प्राइस वापस आ गया। प्री कोविड लेवल का मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स का प्राइस आपका आ गया। करेक्ट। लेकिन ये जो अदर देन ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिनमें थोड़ा बहुत गवर्नेंस का क्वेश्चन मार्क है, वगैरह वगैरह कंपनीज, वो प्राइस नहीं आता। तो डील इन ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स की अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाए, कोई कारण से आपसे स्टॉप लॉस नहीं भी एग्जीक्यूट किया, तो गॉड विल बी काइंड इनफ कि 6 महीने, साल भर, 2 साल में भगवान सुन लेगा और आप उसमें कमाओगे। आप HDFC बैंक में, मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी भाव में कभी भी फंसे हो, कोई भी भाव, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब तो और उसके बाद अगर वो कोई क्रैश में 30-40% भी चला गया और आप शांति से बैठे हो, तब भी आपने रिटर्न उसमें कमाया, यू हैव नॉट मेड अ लॉस। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डील इन द बेस्ट स्टॉक्स। हर स्टॉक में मत डील करिए, 15-20 स्टॉक का एक लिस्ट बनाइए, देखिए हु आर द मार्केट लीडर्स ऑफ दैट सेक्टर एंड डील इन दो स्टॉक्स। ये दोस्तों, ये बहुत अच्छा एडवाइस है। दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर जो यंग लोग जो अभी नए आ रहे हैं। यंग नहीं बोलूंगा, अब तो क्या 50, 55, 60 साल के भी लोग मार्केट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइमर्स जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सटाक एडवाइस है। मैं भी यही बोलता हूँ सबको कि पहला 2 साल जो है एकदम ब्लू चिप स्टॉक्स में ही रहिए और उसमें ट्रेड करिए। लगने का प्रोबेबिलिटी उसमें कम होता है, लेकिन एक बार 2 साल बाद तो अब आप थोड़ा वेंचर करना ही चाहेंगे। करना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो एडवेंचर है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने F&O में ट्रेड नहीं करना, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप पहले स्ट्रक्चर समझिए। अगर आप स्टार्टिंग में इतना लॉसेस दे देंगे तो आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे नहीं। वंस यू आर कंफर्टेबल, मेरे कहने से नहीं, आप खुद ही कर लोगे। उसके बाद जब आपको एक फील मिल जाए मार्केट का, छोटी छोटी लॉसेस लगती हैं, आपके पास टाइम है, आप रीथिंक कर लेंगे। द नेक्स्ट थिंग जो मैं इनको कहना चाहूंगा हर एक न्यू कमर को, टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटीज। देयर इज नो सच थिंग एज सर्टेनिटी। कुछ नहीं होता है कि मेरा ये सेटअप है, ये मेरा होली ग्रेल है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा कि मेरा अच्छा सेटअप है तो 60 to 65% सक्सेसफुल होगा, 70% सक्सेसफुल होगा कि 40% सक्सेसफुल होगा। तो जो हम ये समझते हैं कि हमें एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा, आप सारी उम्र लगे रहेंगे, आपको परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा। आपको परफेक्ट प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। भाई परफेक्ट प्रोबेबिलिटी आई मीन कि अ रीजनेबली सक्सेसफुल सेटअप, 50-60% सक्सेस रेट। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आता है। जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है मिस्टर मार्क मिनर्विनी जी, आज अगर आप उनका प्रोफाइल आज भी जाके पढ़िए, आई थिंक ही इज US इन्वेस्टिंग चैंपियन 2 सालों, मेरे ख्याल से जो उन्होंने बुक्स लिखी है, और आई कंसिडर हिम टू बी द रिसेंट टाइम्स में, पुराने टाइम में ओनील जी होंगे, वगैरह वगैरह होंगे,
वाइकॉफ होंगे, बट ड्यूरिंग द रीसेंट टाइम्स मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स इज इन दिस वर्ल्ड इज मिस्टर मार्क मिनर्विनी। आप आज भी अगर उनका प्रोफाइल जाके पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 50 to 55% टाइम राइट हूं। तो अगर आपको कोई कहे जी मैं तो 70, 80, 90% वो आपको झूठ बोल रहा है। जब मार्क मिनर्विनी जी ये बात कह रहे हैं कि मैं 50 to 55% टाइम सक्सेसफुल हूं एंड आई एम मेकिंग मनी, तो आप ये बात अपने आप, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। भूल जाइए कि हमें एक परफेक्शन मिलेगा 80%, 90% का कभी नहीं मिलेगा। अगर आप उस परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं लर्न करेंगे। सेकंड चीज ये आती है, अ सेटअप विच इज 40 to 50% टाइम्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी 40 to 50% टाइम है सक्सेसफुल होने की। इफ यू आर मैनेजिंग, उसका आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना होगा कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हो, एंड यू आर प्रॉपरली मैनेजिंग रिस्क, इट विल गिव यू मोर मनी देन अ सेटअप विच इज 75% टाइम सक्सेसफुल, लेकिन आप उसकी रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस को नहीं हेडर कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा ये सेटअप है, ये 50 to 55% टाइम चलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले 4 टाइम हमने यूज किया और वो चारों टाइम स्टॉप लॉस हिट कर गया। सो यू हैव टू सी दिस प्रोबेबिलिटी। निराश नहीं होना जी, आपको देखना है जी मेरा ये सिस्टम है, ये सिस्टम वर्क करता है, निराश नहीं होना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जज करना है। 4 बार नहीं चला, आप फिर दूसरे सिस्टम में जंप करोगे, नया सिस्टम खोजोगे, नया इंडिकेटर करोगे, हमें ये गलती में नहीं जाना। गिव योर सिस्टम टाइम, वो चलेगा लेकिन आपके कहने से नहीं चलेगा। इट विल वर्क एज पर प्रोबेबिलिटीज। और जब नहीं चले तो आपको अपना रिस्क, जो आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किया है, यू मस्ट एडर टू दैट, वो आपको चेंज नहीं करना है। बट एक बात बताइए इसमें कि जब मैंने चालू किया कोई भी सिस्टम से, वो सिस्टम किसी और का भी हो सकता है, या मैंने सोच समझ के एक सिस्टम बनाया, बैक टेस्ट किया मैंने, कुछ दिन तक पेपर ट्रेड किया, फ्रंट टेस्ट किया, और समझ में आ गया कि ये सिस्टम तो लॉजिकल है। जब मैं ट्रेड करने उतरा तो पहला 5 ट्रेड ही गलत हो गया और पैसे लग गए। तो उस समय जो मेरा साइकोलॉजिकल एक फ्रेम रहता ना कि यार सबको सही लग रहा था पेपर पे, तो बट उतरे जब 5 ट्रेड, हो सकता है मार्केट कंडीशन उस समय ऐसा था जी, हो सकता है कि वो पहला 5 ट्रेड गलत हो गया, तो छठा टाइम अटेम्प्ट करने में एक बार तो मन घबराता है जी। तो क्या करें उस समय? देखिए, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। मार्केट में घबराने से कुछ नहीं चलेगा। गिव योर सिस्टम टाइम। अगर वो पास्ट में चल रहा है, सिस्टम ठीक है, तो गिव दैट सिस्टम टाइम। अल्टीमेटली एक दिन भी मार्केट आपके फेवर में होगी, वो आपके 2 ट्रेड्स ही 5 ट्रेड का सारा लॉस कवर कर जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो 5 ट्रेड है आपने रिस्क एडर किया, ये नहीं कि उसमें फिनोमिनल लॉस दे दिया। करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत रेलेवेंट बात की आपने। एक सिस्टम है जी, जो बजट के 1 हफ्ते पहले चालू हुआ जी, और धड़ाधड़ स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके अंदर पे। ओके। धड़ाधड़ क्योंकि बजट के 1 हफ्ते पहले मार्केट वोलेटाइल है, समझ ही नहीं पा रहा था मार्केट की करना क्या है जी, क्योंकि माइंड बोल रहा था कि बेचो, हार्ट बोल रहा था बेच कैसे सकते हैं। बेच कैसे सकते हैं। बजट के बाद में वही सिस्टम कंटिन्यूड रह गया, लॉसेस बहुत बुक हुए, 10 में से करीबन 7 से 8 ट्रेड लॉस हुए होंगे। बजट वाले दिन और उसके 2 दिन में जी, पैसे लॉस पूरे रिकवर हो गए, और वो सिस्टम ने इतना प्रॉफिट दे दिया कि वो 10 दिन का मैं पूरा विंडो देखूं ना, तब मेरे को वो सिस्टम सही लगता है। पहला 7 दिन का विंडो देखता तो सिस्टम मेरे को फेलियर लगता। रीजन इज कि आपने अपने सिस्टम पे विश्वास किया, प्रोबेबिलिटी सिस्टम पे विश्वास किया, एंड यू डिड नॉट जंप फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। इसका मेन मूल्य यही है। द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं नए ट्रेडर्स को बताना चाहूंगा कि मार्केट में आप टॉप एंड बॉटम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। एक हमारे में ना, जब कोई नया नया टेक्निकल एनालिसिस में आता है ना, उसे बड़ा शौक होता है कि मैं टॉप पिक करूंगा, बॉटम पिक करूंगा, डाइवर्जेंस लूंगा, नेगेटिव नीचे में RSI पे बुलिश डाइवर्जेंस देखूंगा, और टॉप एंड बॉटम। ठीक है, वो भी हो सकता है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर यू गेन एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग में आप भूल जाइए। द मोमेंट यू आर विद द ट्रेंड, आप जब ये बात रियलाइज कर लेंगे कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है, तो 50 to 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, बिकॉज यू आर अलाइनिंग विद द प्रोबेबिलिटी। हम छोटे छोटे चिंक्स ज्वाइन करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बाद में सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तकदीर की बात है, ये मार्केट्स की बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट चीज हमें ये करना है कि वी हैव टू अलाइन विद द ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे हैव अ बिग प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। ट्रेंड उन्हें समझ नहीं आता। कई डीएम्स आते हैं, सर ये डेली में ऐसा है, आवरली में ऐसा है, अब मैं क्या करूं। तो ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा।
तो सबसे पहले क्या है कि डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा है कि लोअर हाइज लोअर हो मींस डाउन ट्रेंड, हायर हाई हायर लोज मींस अप ट्रेंड, सबको पता है, सब किताब में भी पढ़ते हैं। फिर आप वही चीज चार्ट पे जाके अप्लाई करते हो, आप देखते हो ट्रेंड चेंज हो रहा, हायर हाई हायर लो हो गया, आपने खरीद लिया, फिर अगले दिन वो लोअर हाई बना देता है। करेक्ट, कई बार हुआ है। हाँ ये तो बहुत क्लासिक है। फिर आप जाके सोचते हो, विचार करते हो कि यार किताब में तो ऐसा लिखा था, ये किताबी बातें हैं, ये रियल मार्केट्स में नहीं चलती। ऐसा नहीं है, सब चलता है, बट आपको बाइंग पॉइंट डिफाइन करना होगा। तो ट्रेंड आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे हिसाब से द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन अ ट्रेंड इज मूविंग एवरेजेस। आप एक चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए 10 डे, 50 डे, 200 आई मीन एंड 200 डे मूव, 10, 20, 50 एंड 200 डे, सिंपल एक्सपोनेंशियल, वो आपका चॉइस है। सो अ न्यूबी ट्रेडर, आपका सबसे बड़ा फिल्टर ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज से जो भी नीचे स्टॉक है हम उसको लॉन्ग नहीं करेंगे, हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। ये एक बेसिक फिल्टर है। ऐसा नहीं है कि 200 डे क्रॉस कर लेगा और हम सैमसंग खरीद लेंगे, आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट इनिशियल पॉइंट इज कि ट्रेंड क्या है। तो लेट द मूविंग एवरेजेस अलाइन, लो हायर हाई हायर लो तो बन ही रहा है, बट मूविंग एवरेजेस को भी अलाइन करने दीजिए। उसके बाद ही व्हेन द ट्रेंड इज डिफाइंड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसमें 2-3 आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं चार्ट जो आपको दिखाना चाहता हूं, ये एसबीआई का चार्ट है। दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, मैं भी इसको काफ़ी प्रमोट करता हूँ कि अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूज़ कीजिए। और मैंने देखा कि अमित भी इसी को यूज़ मैं इसमें से इंडिकेटर्स एक बार हटा देता हूँ। जी जी जी। देखिए ये एक ऐसा चार्ट है सर कि एवरीबडी इज ट्रैकिंग दिस चार्ट। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ट्रैक ना करता हो। न्यूबी बोलिए, एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक रिगार्डिंग एसबीआई। यहाँ पे विवेक जी आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ट्रू ट्रू ट्रू। और इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा था। अकबर किसाल जी वाज वन ऑफ द फेमस चार्टिस्ट, उन्होंने भी ये चार्ट पोस्ट किया था कि हेड एंड शोल्डर बना है और यहाँ पे ब्रेकआउट लेगा। सो ये सबकी नजरों में था, देयर इज नथिंग रॉन्ग, पैटर्न भी सही है, हर चीज देखिए, बट देन इट डिडंट ब्रेकआउट, सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखिए, अगर आप ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट देखेंगे, देखिए यहां पे एक सीरीज ऑफ हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है जी, ब्रेकआउट भी हुआ यहां पे। तो क्लासिकली पहले एक हेड एंड शोल्डर बना, वो भी नहीं चला, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ हायर लोज, आप इसे यहां से एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। बट ये पॉइंट पे जाके चार्ट क्यों फ्लॉप हो गया? अब देखिए यहां पे एक ऊप्स मूवमेंट जिसे मैं कहता हूं कि ब्रेकआउट हुआ, ऊप्स हुआ और वापस नीचे आ गया। सो हाउ कुड वी हैव फिल्टर आउट दिस सिंपल थिंग? आप देखोगे ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द 200 डे मूविंग एवरेज, एंड दिस इज माय मूविंग एवरेजेस। बाकी मूविंग एवरेजेस आर आल्सो नॉट अलाइंड विद द 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एनीथिंग विच इज बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज, हम उसको लॉन्ग साइड में नहीं, आपको देखिए शॉर्ट टर्म फंड यहाँ पे मिल सकता है 203 से लेके ये प्राइस 220, 25, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इट इज वेरी गुड, लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये चार्ट नहीं चला वहां पे। द मूवमेंट ये चार्ट 200 डे यहाँ पे गैप अप होके क्रॉस किया, तो आपने देखा देयर इज अ गुड ट्रेंड आफ्टर डेवलपिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ट्रेडिंग एरिया ये है, ये कैसे करेंगे वो बताऊंगा, उस पॉइंट पे भी हम आएंगे, बट इनिशियल ये है कि लेट द मूविंग एवरेजेस अलाइन। ठीक है जी। एक चार्ट में और आपको दिखाना चाहता हूं, सेम थिंग हैपेंड इन आईसीआईसीआई बैंक, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है, फेल हो गया, वंस इट गोज अबव 200 डे मूविंग एवरेजेस अलाइन, इट स्टार्ट्स वर्किंग परफेक्टली। ऐसा नहीं है कि क्रॉस कर गया आप मान लेना, वो उस स्ट्रक्चर पे भी हम बाद में आएंगे। फिर एक रियलिटी सेक्टर का भी एक मैं चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। एवरीबडी वाज हैविंग अ लुक एट इट, मिसलेनियस या डीएलएफ, सबकी नजरों में था, कई बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया, मेरे ख्याल से एवरीबडी वाज ट्रैकिंग इट। देखिए एक अटेम्प्ट इसने यहां लिया, नॉट सक्सेसफुल, एक अटेम्प्ट इसने यहां लिया, नॉट सक्सेसफुल, और यहां पे आके ये सक्सेसफुल हो गया। इन सब चार्ट्स में एक ही चीज कॉमन है कि ये 200 डे के ऊपर था, मूविंग एवरेजेस वर मोर और लेस अलाइनिंग। सो एक नए ट्रेडर को ही शुड अलाइन विद द ट्रेंड, बेसिकली ट्रेंड विच इज डिफाइंड बाय द मूविंग एवरेजेस। तो ये सारी आप ये जो रॉन्ग ट्रेड्स हैं, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ाई हैं।
अब ठीक है, ये क्रॉस कर गया और अब हम ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, वी विल कम टू इट स्टेप बाय स्टेप। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि अनलेस एंड अनटिल हम मूविंग एवरेजेस से जब तक नहीं अलाइन करेंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन ट्रेड दीज लेवल्स आल्सो। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सब लेवल ट्रेडेबल नहीं है, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, ये सब ट्रेडेबल है, लेकिन उसका एक एक्सपर्टीज है, लोगों का अपना एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं एक न्यूबी को एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप ये सब लेवल ट्रेड करिए, बिकॉज हमें अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी है सक्सेस की। एक मेरा क्वेश्चन है इसमें, आज सपोज कोई मार्केट में आएगा तो उसको सारे स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही मिलेगा, इसका मतलब एक बाइंग का बायसनेस अपने आप आ गया। जी आएगा जो कि हो सकता है मार्केट अगर टॉप हो रहा हो तो वो बायसनेस उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जी होगा, हम नहीं लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इट्स नॉट दैट कि वी कैन बाय एट एवरी स्टेज। हाँ। देखिए एक पॉइंट मैं दिखाऊंगा, एक चार्ट आपको टाटा स्टील का, ये टॉप भी कर गया था, टॉपिंग पैटर्न्स भी होते हैं। हाँ। तो उस मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजों पे आऊंगा। ठीक। देखिए मैंने तभी मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बस मूविंग एवरेज क्रॉस किया, चार्ट तो इससे पहले भी था। देखिए ये कोविड के क्रैश से पहले भी तो मूविंग एवरेजेस चल रहे थे। अब ये डिपेंड करता है हमने यहाँ लेना कि यहाँ लेना कि यहाँ पे टॉपिंग पैटर्न भी हुआ था। वी विल डिस्कस ऑल दैट। तो स्टेप बाय स्टेप में कि वी आर अलाइनिंग आवर प्रोबेबिलिटीज, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इज कि वी विल फोकस ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ, माने कि एक आउट परफॉर्मर को हमें चूज करना है। बाय आउट परफॉर्मर रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्लीज आप इसे आरएसआई से मत कंफ्यूज हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ, विवेक जी खैर इसके एक्सपर्ट है, इन्होंने वेबिनार भी किया, मैंने भी उस वेबिनार से काफी कुछ सीखा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अ कॉन्सेप्ट कि आपका स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहिए। कि जैसे अगर इंडेक्स 0.5% बढ़ रहा है तो आपका स्टॉक उससे ज्यादा बढ़ रहा है। वी कैन नॉट क्वांटिफाई इट, 1% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है। इंडेक्स अगर 0.5% गिर रहा है तो आपका स्टॉक 0.5% से कम गिर रहा है और मे बी इंक्रीज आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। करेक्ट। सबसे पहले मैं सेक्टोरल रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा आपसे। हमेशा क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं एक बेयर मार्केट के बाद, लीडर्स विल बॉटम आउट फर्स्ट। सबसे पहले आप बॉटम फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ आप देख सकते हो। जैसे हमारे केस में सबसे पहले बॉटम आउट हुआ था आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, तो खैर अंडर परफॉर्म किया ही नहीं था। बैंकिंग सेक्टर बहुत लेटर स्टेज में जाके आउट परफॉर्म किया था। ट्रू। तो वी विल सी अ सेक्टोरल चार्ट और एक इंडिविजुअल चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि आउट परफॉर्मेंस हम कैसे जज करेंगे। ये विवेक जी सीएनएक्स आईटी का चार्ट है जी। ठीक है जी, चलो वेरी गुड, मार्क्ड भी है, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये नीचे में दो क्या है? सब बता रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। एनीवे सॉरी, देखिए ये जो रेड लाइन है दिस इज नथिंग बट निफ्टी। अब देखिए ये नथिंग बट हमारा इंडेक्स है। अच्छा। ठीक है जी, ये कोविड लेवल के बाद यहाँ क्रैश किया और ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट था क्रॉस कर गया, तो वो मैंने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन है, ब्लू लाइन। ओके। मैं इसे किसी मूविंग एवरेज से स्मूथन नहीं कर रहा, इट इज सिंपल प्राइस ऑफ द अंडरलाइन डिवाइडेड बाय निफ्टी। ये कैसे करते हैं इसमें? ये मैंने कोड लिखा हुआ है इसमें। इसमें क्या किया हुआ, सीधा जैसे अगर हम सीएनएक्स आईटी ले रहे हैं तो सीएनएक्स आईटी को हमने निफ्टी से डिवाइड कर लिया। अगर हम इन्फोसिस ले रहे हैं तो इन्फोसिस को निफ्टी से डिवाइड कर लिया। माय बेंचमार्क इज निफ्टी। ठीक है जी। तो ये सिंपल है, वो मूविंग मैंने इसको स्मूदन नहीं किया 55 पीरियड या 200 पीरियड या जीरो लाइन का इसका मार्किंग नहीं किया। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखता हूँ इसको, हर बंदे का अपना अपना मेथड है जी। तो आप ये देखेंगे, देखिए ये एक लाइन है, इसको मैं वीकली चार्ट में ले जाता हूँ पहले जी। आप ये देखेंगे कि ये आप इस पे एक ट्रेंड लाइन अगर इस पे ड्रॉ कर रहे हो, दिस रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ सीएनएक्स आईटी डिवाइडेड बाय निफ्टी जी। तो इट गेव अ ब्रेकआउट, अगर एग्जैक्ट तो नहीं होगा, इट गेव अ ब्रेकआउट समवेयर हियर। ठीक है जी। तो अब हम, क्योंकि मैंने लंबा पीरियड लिया है, हम इसको डेली पे वापस आ जाते हैं एंड वी कम बैक टू द चार्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं सो दैट एवरीवन कैन सी। ये निफ्टी है। निफ्टी ने जाके ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कहां पे दिया, अराउंड 11 नवंबर, जो अपना टॉप अगर अपने हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करें। बट योर आईटी सेक्टर स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग फ्रॉम 17 जुलाई ओनली। ट्रू। सो हमें एक आउट परफॉर्मर को सिलेक्ट करना है। मेरा मेन पॉइंट ये है कि लीडर विल बॉटम आउट फर्स्ट।
बेयर मार्केट के बाद सबसे पहले जो लीडर होता है, जो अब मुझे ये नहीं पता नेक्स्ट लीडर कौन होगा, एक बेयर मार्केट आईटी भी हो सकता था, मेटल भी हो सकता था, बैंक भी हो सकता था। इन दिस केस द लीडर वाज द आईटी सेक्टर जस्ट आफ्टर द कोविड फियास्को। तो आप देखेंगे कि 21 जुलाई से ही CNX IT स्टार्टेड, देखिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन है एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप। ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यूअस ऊपर मूव कर रही है, ठीक है ना जी, ये कंटिन्यूअस मूव कर रही है। लेकिन हमारा निफ्टी कहां से जाके आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ, अराउंड 11 नवंबर के आसपास। बट माई सेक्टर स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग मच बिफोर निफ्टी। सो हमें सबसे पहले, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। और जिनको नहीं समझ आए वो स्टॉक है, चाहे विवेक जी की देख ले, उसमें दिखा हुआ है कि कौन सा रिलेटिव स्ट्रेंथ किसका अच्छा है। तो ये रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक पे आते हैं कि स्टॉक हम कैसे चूज करेंगे। तो पहले हमने ट्रेंड डिफाइंड कर लिया, करेक्ट। दूसरा हम रिलेटिव स्ट्रेंथ, ट्रेंड हमारे फेवर में रहेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे फेवर में रहेगा, हमारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी। करेक्ट, ठीक है ना जी। मेरा एक क्वेश्चन है जी, ट्रेंड आपने डिफाइन किया, उसमें आपने 200 मूविंग एवरेज को बेंचमार्क किया था जी, लेकिन आपने बाकी ट्रेंड लाइंस हमको एवरेज बताए थे, हाँ जी, जैसे 10, 20, 50, जी, हाँ। उसको आप कैसे यूज करें? मैं सब बताऊंगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले मैं अपने ये 2 पॉइंट पे क्लियर हो जाए कि ट्रेंड क्या है और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। मेरा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, मेरा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है कि नहीं, और मेरा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है कि नहीं। सॉरी, मैं बीच बीच में नहीं, अच्छा आप क्वेश्चन करिए। irrelevant। नहीं, आप देखिए, आप पूछेंगे तो यू आर आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जी। रिटेलर्स जो देख रहे हैं, और मुझे अच्छा लगेगा आप पूछेंगे, बिकॉज इन द वे क्या होगा कि उनके भी काफी पॉइंट्स जो रिकॉर्डिंग के बाद वो नहीं पूछ सकते, वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेरा तो देखिए यही रोल है। देखिए मेरा भी यही रोल है कि जो मैंने मिस्टेक्स किए लोग वो मिस्टेक ना करें, समझे मार्केट को, अच्छी तरह से ट्रेड करें। ये देखिए सिमिलर चार्ट है इन्फी का, ठीक है जी। एक नॉर्मल सा हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये निफ्टी है जो मैंने आईटी में भी था, इट ब्रोक आउट है, देयर इज नथिंग, इसमें कोई हार्ड एंड कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये हमारा चार्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, इन्फोसिस डिवाइडेड बाय निफ्टी। इसमें आपने निफ्टी क्यों लिया? निफ्टी आईटी भी ले सकते थे। नहीं, मैं जनरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, सेक्टोरल भी आप चेक कर सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि निफ्टी इज वर्किंग वेल ऑन द निफ्टी स्टॉक्स। सो वो मेरा एक बायस है, क्योंकि देखिए इसमें ट्रेडिंग भी हो रही है, और ऑफ लेट उसमें एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है सीनेक्स आईटी पे। सो दैट इज ऑल्सो, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है इंस्ट्रूमेंट में, तो आप क्यों उसको बेंचमार्क बनाएंगे। एक सिंपल लॉजिक है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। नहीं, मेरा भी यही मानना है, बहुत सही लॉजिक है। तो देखिए ये एक तरह का यहाँ पे ब्रेकआउट, आप डबल देखिए, ट्रेंड लाइन हमेशा रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता, हमेशा रेंज होता है। आप कोई बोले कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट है, वो कभी भी नहीं होता। तो ये मैं वीकली क्यों पकड़ रहा हूँ, ताकि मुझे सही लेवल्स मिल जाए ट्रैक करने के ट्रेंड लाइन पे। तो मैंने एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी, सॉरी इन्फी डिवाइडेड बाय निफ्टी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात कह दी इन्होंने, इनको भी नहीं पता है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी है। बात ये कह दी है कि पहले वीकली में देख के ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद डेली में आते हैं। ये मैं तो आज सीख लिया, ये आपको भी नहीं पता है कि आपने कितनी अच्छी लर्निंग दे दी है। कई बार क्या होता है ना, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मिस आउट कर जाते हैं। टाटा केमिकल का मैं चार्ट दिखाऊंगा, एक जगह ब्रेकआउट हुआ, मुझे भी लगा यार ये ब्रेकआउट हो गया, फ्लॉप हो गया, लेकिन जब मैंने वीकली में जाके ड्रॉ किया तो वहां पे रेजिस्टेंस था। लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट देख नहीं रहे, अरे थोड़ा पीछे जाके देखिए कि क्या हो रहा है। मैं समझ गया सर। तो तब से मुझे भी सीख मिली कि देखिए एक बार वीकली में जाके देख लेना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है। दोस्तों वीकली चार्ट पहले देखिए, ट्रेंड लाइंस उसमें ड्रॉ कीजिए, फिर डेली में आइए। ये बहुत बड़ी सीख मिली है। मेरा तो पूरा समय आपके साथ बिताया हुआ वर्थ हो गया। देखिए सब मिस्टेक कर करके ही हुआ है, पैसे खो के ही हुआ है। मैंने यू रियलाइज जब आप सक्सेसफुल नहीं होते, देन यू गो बैक टू द टेबल, आप वापस जाके देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, कैसे इंप्रूव किया जाए। सो एनीवे आप देखेंगे कि विवेक जी यहाँ पे अगेन ऑन 17 जुलाई देखिए ये गैप अप हुआ, ये एक प्री कोविड लेवल क्रॉस हुआ, एंड माय रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन गिव अ ब्रेकआउट। ठीक है ना जी। और मेरा निफ्टी कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है 12 नवंबर। सो दिस बिकेम माय आउट परफॉर्मिंग स्टॉक एंड इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग सिंस देन। अभी तक ये आउट परफॉर्म कर रहा है। ये हुआ, विप्रो हुआ। तो मैंने अभी आपसे ये बात की कि हमें ट्रेंड देखना है, सेकंड हमने ये बात की कि हमने आउट परफॉर्मेंस देखना है। करेक्ट। एग्जाम्पल्स कहीं है, लेकिन टाइम लिमिटेड है, तो मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा लिमिटेड रहूंगा। तो हमने ये देख लिया कि इन्फोसिस एंड आईटी सेक्टर, फार्मा देखिए कभी डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं था। अगर उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए अंडर परफॉर्म किया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप। एनीवे बैंक का मैं चार्ट जरूर दिखाना चाहूंगा, ये मेरा फेवरेट चार्ट है।
देखिए मैं सीधा निफ्टी बैंक पे आना चाहता हूँ, फिर मैं ये स्टॉक्स पे भी आऊँगा। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये अगेन आई डोंट नीड टू से दी रेड लाइन इज नथिंग बट निफ्टी। ओके, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था। इसमें भी आप निफ्टी ले तो बैंक निफ्टी नहीं बैंक लेते? निफ्टी में तो ट्रेड भी करता हूँ, पेयर ट्रेड्स भी करता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं यानी बट स्टॉक को, अच्छा अभी ये आप बैंक stock निफ्टी नहीं है, कर रहे स्टॉक नहीं, हो। बैंक अच्छा, निफ्टी। बैंक को अगर कंपेयर करोगे किसी से तो निफ्टी की बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ फर्स्ट Okay. एंड देन फर्स्ट सेक्टोरल एंड देन इफ अच्छा। पॉसिबल विद निफ्टी। क्योंकि वो इतना ट्रेड होता नहीं है तो हाँ, आप मैं बैंक निफ्टी के साथ करता हूँ। राइट, ठीक है तो आप देखेंगे कि निफ्टी तो ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग है। जी। बैंक निफ्टी अगेन देखिए 200 डे यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्रॉस किया, प्रोबेबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई। लेकिन आप सबसे बड़ी लाइन ये देखेंगे, इस पे तो खैर मैंने पेयर ट्रेड्स भी काफी की थी। ये देखिए ये ब्रेकआउट एरिया था अराउंड 2.11। आहा, इस पे तो मैंने पेयर ट्रेड, इनफैक्ट मैंने तो ये नीचे का भी पोर्शन किया था बट दैट वाज ऑन अ डिफरेंट बेसिस। वो पेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, द रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ऑफ बैंक निफ्टी बाय निफ्टी। उसके बाद आप देखिए जहां ये ब्रेकआउट हुआ, ये 2.11 का लेवल है। मैं रेशियो भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने इतनी पेयर ट्रेडिंग की हुई है ना कि मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटी 2.11 का रेशियो है। भाई 2.11 का रेशियो क्या मतलब, मैंने बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी, माय रेशियो वाज अराउंड 2.11। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ का ट्रेंड लाइन, यू कैन सी नॉन स्टॉप आउट परफॉर्मेंस। देखिए पिछले हफ्ते विवेक जी ये थोड़ी सी लाइन ब्रेक भी हुई थी यहाँ पे, ठीक है जी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। पिछले हफ्ते ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन है बैंक निफ्टी की, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ब्रेक भी हुई थी। तो ऐसा लगा था कि बैंक निफ्टी विल स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना अंडर परफॉर्म करता है। यहाँ पे तो सपोर्ट खड़ा ही था ना 2.11 में। सर वो बजट के कारण पहले हाँ, ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक मार्केट था। अब आप देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे नए सिरे से एक तरह का ब्रेकआउट दे चुका है ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो इट हैज स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग वंस अगेन। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाया कि आउट परफॉर्मेंस अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ से कैसे देखेंगे। अब मैं दो चीजें बस शॉर्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कवर करूंगा कि स्टॉक्स विच हैड गुड रिलेटिव परफॉर्मेंस, क्यों मैं ये स्टॉक सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं खाली उस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि देखिए सिंपल चार्ट है, कंफ्यूजन इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए मारुति, एक बार विवेक जी मैं इसको हटा देता हूं, ये निफ्टी को हटा देता हूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको हाँ ठीक है, ये खाली रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन है, ठीक है। अब आप देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो पीरियड है, ये यहां से यहां का जो निफ्टी, इसका जो आउट परफॉर्मेंस का पीरियड है, ये वी हैड सम सॉर्ट ऑफ अ राइजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, वी हैड सम काइंड ऑफ अ राइजिंग, ठीक है। 200 डे के अभी मैं कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है, बट इट हैड सम काइंड ऑफ अ राइजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन। ऑफ लेट हम बहुत बार देखते हैं लोग पीपल आर गिविंग बाई कॉल्स ऑन मारुति। मैं ये नहीं कहूंगा वो गलत है, बट ये मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसलिए नहीं आएगा कि आप देखिए मारुति का एक फॉलिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन है। सो मेरा ये मानना है कि इट विल नॉट आउट परफॉर्म द मार्केट्स। सो इफ वी वांट गुड मनी, गुड गेन्स, सो इट शुड बी एन आउट परफॉर्मर। करंटली मारुति इज नॉट एन आउट परफॉर्मर। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडेबल नहीं है, ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू अलाइन विद हायर प्रोबेबिलिटीज। देखिए ये भी बात में इन्होंने बहुत अच्छी लर्निंग दे दी। आपने पकड़ा क्या दोस्तों, मैंने तो पकड़ लिया, डाइवर्जेंस भी है, प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ में डाइवर्जेंस। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ का ट्रेंड नीचे है, प्राइस अगर फिर भी कह रहा है ऊपर जाना है, तो आप स्टॉक को अवॉइड करिए। एक सबका फेमस स्टॉक ये मैं जरूर कवर करना चाहूंगा, रिलायंस। रोज आ रहा है ट्विटर पे, हर जगह खरीदिए, ठीक है। इसमें मैं भी थोड़ा गिल्ट हूँ हाँ। कि रिलायंस मुझसे बेचा नहीं जाता है, क्योंकि मैं नहीं ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए यूज नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाँ, परफेक्टली फाइन। देखिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया कॉन्फ्लुएंस है, हाँ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, 200 डे भी है, एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट है इस चार्ट पे। और मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन मेरे लिए द थिंग व्हाट इज मिसिंग इज ये फॉलोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन। ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाएगा, तो ये मेरे आई विल लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट वेयर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ अलाइन कर रहा है, आउट परफॉर्मर। देखिए कल हो सकता है लोग मुझे ट्रेल करना शुरू कर दे, रिलायंस 200 पॉइंट बढ़ जाए, देखिए जी ये तो कहता था रिलायंस मत लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटिव स्ट्रेंथ रिलायंस में नहीं है, तो मैं उस स्टॉक को खोजने की कोशिश करूंगा जिसमें देयर इज अ गुड लेवल ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ।
Correct. तो मैंने 2 स्टॉक्स आपको दिखाए कि ये मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसलिए नहीं आता है कि इट डज नॉट हैव गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ। और एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सर एक देखिए ना NIIT, लोग बोलेंगे कि पहले से सर देख के रखे थे, वही स्टॉक बता रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ, ये मेरा भी फेवरेट स्टॉक है। देखिए वेरी गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, ठीक है ना जी, वेरी गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन। ये 200 डे मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया हुआ है, 200 डे के भी ऊपर चला रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन। सो इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर लोज एंड हायर हाइज। सो इट इज अ गुड वन। देखिए यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट हुआ चांसेस ऑफ सक्सेसफुल हायर है, क्योंकि आप देखिए अगर आप इस पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, देखिए पहले तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे हायर लोज, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ में। तो ये ब्रेकआउट का भी चांसेस ऑफ सक्सेसफुल वाज हायर यहाँ पे। सो इट मीट्स माय क्राइटेरिया एटलीस्ट। ट्रू। ठीक है जी। दोस्तों ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडिकेटर नीचे इन्होंने लगा रखा है, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मैं कैसे लगाऊं। मुझे एक समाव लग रहा है कि जो RS मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने कई वीडियोस में बताया RS कैसे डालते हैं ट्रेडिंग व्यू में, उसमें मैं 55 पीरियड डालता हूँ उसको स्मूदन करने के लिए। मुझे लगता है कि आप है ना उसको 55 की जगह 1 कर दीजिए। मुझे लगता है वो 1 कर देंगे तो यही आ जाएगा जो सर बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो कल का ही डाल रहे हैं डेटा, कंटिन्यूअस डेटा चल रहा है सीधा। इट इज बिहेविंग लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी, नो स्मूथिंग नथिंग। नो स्मूथिंग। तो आप उसको 55 को 1 कर दीजिए। और अगर आप उसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो सर ने कह दिया कि हमारा एक वेबिनार है। मैं स्टूडेंट हूँ जी सर तो क्या हूँ, मार्केट सारा मार्केट अच्छे अच्छों को बना देती है। खैर, तो हमारे 2 फैक्टर्स क्लियर हो गए कि स्टॉक सिलेक्शन में पहला ट्रेंड हमने डिफाइन कर लिया, दूसरा हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ आउट परफॉर्मर हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट चीज हमें ये देखनी है, जब ये डिफाइन हो गया इसके बाद सिर्फ 2 बातें रह जाती है, एक ब्रेकआउट और एक पुल बैक, देयर इज नथिंग एल्स। करेक्ट, ठीक है ना जी? एकदम। अब हमें खाली देखना है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं और पुल बैक सक्सेसफुल होगा कि नहीं। पुल बैक के लिए देखिए जी हमें क्या करना है कि ये नहीं है कि मेरी सारी चीजें अलाइन कर गई है और मैं कहीं भी खरीद रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। हमें पॉइंट्स, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स डिफाइन करने हैं जी फॉर पुल बैक ट्रेडिंग। ब्रेकआउट पे भी आऊंगा। पुल बैक के लिए क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया होना चाहिए, एक एंकर्ड वीवैप जोन होना चाहिए, सपोर्ट है यहाँ, एक मूविंग एवरेज सपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ एक फिबोनाची साथ में, जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंस बनेंगे उतना ज्यादा वो वैल्यू जोन बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ पुल बैक। सही है, ठीक है, बहुत सिंपल। अपने को कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर किसी, मैं अभी देखिए मैं RSI पे बहुत फोकस करता हूँ, मैं ADX पे बहुत फोकस करता हूँ, बट मैं आज एक एकदम बेसिक वे में समझा रहा हूँ कि एक बेसिक लेमैन विदाउट इंडिकेटर्स मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ ले। मैं इंडिकेटर्स की तरफ तो अभी जा ही नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहता इंडिकेटर्स आर यूजलेस, लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ लें, इवन इंडिकेटर्स कैन क्रिएट मैजिक इफ यू कंबाइन देम। बट बिफोर यू कम टू इंडिकेटर्स आप पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझिए। तो मैंने ये डिफाइन किया कि जब एक पुल बैक होगा तो हमें एक वैल्यू एरिया खोजना पड़ेगा। जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंस उतना बढ़िया वैल्यू एरिया। वी हैव टू वेट फॉर अ बुलिश कैंडल वहां पे। तो अपने जी देखते हैं 2 चार्ट यहाँ पे, मैं लिख के लाया हूँ, कोई PPT वगैरह नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा। और ये सब वही है कि जो मैंने ट्रेड किया हुआ है, इट्स इम्प्रॉम्प्टू है, जो करता हूँ बस वही दिखा रहा वैसे हूँ। दोस्तों अमित अपने ट्विटर पे आइडिया शेयर करते हैं और उन्हीं में से ही कुछ आइडियाज वो शेयर भी कर रहे हैं हमारे साथ अभी। तो आप उनको फॉलो जरूर कीजिएगा ट्विटर में, उनका हैंडल मैं आपको नीचे दे दूंगा। और अभी जो इन्होंने कहा ADX और RSI का, इन्होंने हमारे साथ वेबिनार एक किया, बहुत ही अच्छा वेबिनार है। अगर हो सके तो वो वेबिनार भी आप लीजिएगा, अगर आपको इंडिकेटर ड्रिवन काम भी सीखना है अमित से, तो उसका लिंक दे दूंगा नीचे। देखिए जी ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है। ठीक है विवेक जी, इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट एट दिस लेवल। अब जब ये पुल बैक यहाँ पे कर रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है, सेकंड है 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। अगर एक अच्छा ट्रेंड होगा तो 38.2 नहीं तोड़ेगा। अब इसके अलावा अगर मेरे को कोई यहाँ पे एंकर्ड वीवैप मिल जाता है, देखिए मूविंग एवरेज ये तोड़ चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन एक और मूविंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस मिल जाता है, एंकर्ड वीवैप, तो इट वुड हैव इंक्रीज्ड माय वैल्यू जोन एरिया। तो यहाँ पे जब एक बुलिश कैंडल, कल खैर एक बजट डे था, मैं और भी चार्ट्स दिखाऊंगा, तो इट वो पुल बैक का एक एसेंस है। दैट एरिया अकॉर्डिंग टू मी अ कॉन्फ्लुएंस एरिया आफ्टर, जैसे आपने मेरे को पूछा था आप कैसे ट्रेड करेंगे जब ये सब डिफाइन हो गया, तो दैट एरिया इज ट्रेडेबल बिकॉज इट इज अ कॉन्फ्लुएंस एरिया। सर ये एंकर्ड वीवैप यूज किया आपने एक वर्ड, मैंने किया हुआ, ये बताइए क्या है? नहीं देखिए एंकर्ड वीवैप क्या होता है जी, ये ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। अच्छा,
वही तो। आपको तो सब पता है। अरे नहीं पता अरे मुझे। सुनिए, देखिए ये स्विंग लो से अपने प्लॉट करते हैं, हम्म। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एंकर्ड वीवैप सपोर्ट भी है। ये होता क्या है इनका विवेक? ये देखिए वेटेड एवरेज प्राइस ले रहा है, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ओह अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी, प्राइस का। इट इज एवरीथिंग इज गिवन। अब देखिए ये एंकर्ड वीवैप पहले नहीं था ट्रेडिंग व्यू में, इट इज एडिशन। अब देखिए यहाँ पे इट इज एक्चुअली द एवरेज प्राइस ऑफ द बायर्स। आप फॉर्मूला छोड़िए, द एवरेज प्राइस ऑफ द बायर्स, जो उन्होंने यहां से लेके यहां तक स्टॉक खरीदा है, उनका एवरेज प्राइस ऑफ द बायर्स है। मतलब आपने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से इसने विवेक निकालना यस, चालू यहां कर से। दिया। क्यों? अच्छा, मैंने ये क्यों पॉइंट चूज किया, बिकॉज ये एक स्विंग लो है। आप हो सकता है ये स्विंग लो इरेलेवेंट हो जाए थोड़े दिनों बाद, क्योंकि एंकर्ड वीवैप नीचे रह जाए, प्राइस ऊपर चला जाए, तो आप नेक्स्ट स्विंग लो या डोमिनेंट अच्छा पॉइंट अच्छा पकड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो देखिए जी, मैंने भी नहीं देखा था कल कोटक बैंक में एक एंकर्ड वीवैप सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको कंबाइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट चार्ट अपने देखेंगे जी, देखिए एसबीआई का। या ये एचडीएफसी देख लेते हैं, वाई एसबीआई। अरे ये भी मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, इसका बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये आपका रेजिस्टेंस है। नाउ इट शुड बिकम टू सपोर्ट। अगर ये वर्क करेगा तो यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना था, करेक्ट। सो ये मेरा पुल बैक ट्रेड हो गया। तो वंस माय ट्रेंड इज डिफाइंड मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, आई विल लुक फॉर पुल बैक अपॉर्चुनिटीज। सेकंड पॉइंट जो मैंने एंट्री ली थी, देखिए यहाँ पे एक कंप्रेशन हुआ है, रेंज एंड वॉलेटिलिटी कंप्रेशन, वॉल्यूम कंप्रेशन आल्सो। यहाँ से यहाँ देखिए एक रेंज है, ये रेंज फिर छोटी है, ये रेंज और फिर छोटी हुई, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल्स हैं, वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन, तो यहाँ पे देयर इज नो वन सेलिंग। अब वॉल्यूम का भी आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होता है इस रेंज से, देयर इज अ गुड वॉल्यूम। So when there is a range compression and then when there is a volume compression, it means supply is drying up. देखिए अप ट्रेंड में तो है ही, लेकिन हर पॉइंट पे कोई ना कोई बायर तो बेचेगा ही ना। तो हम ये और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं मैं यहाँ बताऊँ, एक मैंने फेस टू फेस किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा थी, मानस था, मानस अरोड़ा जी। उन्होंने ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था कि ये कॉन्सेप्ट मार्क मिनविनी जी का है। अच्छा ये उनका है? हाँ उनका है, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। हाँ। ये मुझे बहुत हेल्प करता है कि when the supply is drying up, मतलब ये मार्क मिनोविच जी का कॉन्सेप्ट है। एनीबडी हु वांट्स टू गो मोर इनटू, यू शुड रीड दिस बुक, ये लेजेंड है। आप इनकी बुक्स पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इंटरप्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ग्रेजुअली आप सीख जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ एक रेंज है, उसका परसेंटेज मेरे को याद है, ये अराउंड 7% हो गया, ये अराउंड 4-5% रह गया। एंड माय कैंडल साइज, माय रेंज हैड गॉन डाउन, माय वॉल्यूम्स हैड गॉन डाउन, एंड सडनली माय वॉल्यूम पिक्ड अप। तो ये एक तरह का वीसीपी पैटर्न है, वॉल्यूम जो मार्क मिनोविनी जी कहते हैं, वॉल्यूम कंप्रेशन पैटर्न। तो एक यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट पॉइंट था। फिर देखिए ये मैंने जैसे वीकली चार्ट, थोड़ा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ, अगेन यहाँ पे देखिए कैंडल बना, पुल बैक हुआ, तो दिस वाज अ वैल्यू एरिया। व्हाई? वी हैव अ 50-day मूविंग एवरेज आल्सो एंड वी हैव अ बुलिश कैंडल आल्सो। देखिए ये बुलिश कैंडल ठीक है बजट वगैरह के लिए, बट जनरली मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कॉन्फ्लुएंस एरिया देखना है। स्ट्रक्चर हमने पहले डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपके सिर्फ इजी, आपको सिर्फ दो बड़ा एक सिंप्लीफाइड थॉट प्रोसेस दिमाग में रखिए। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड और आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपको सिर्फ दो चीजें अब दिमाग में रखनी है। पिवोटल पॉइंट। पिवोटल पॉइंट क्या? जैसे लिवरमोर की आप बुक्स पढ़ेंगे, दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट पिवोटल पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट ऑफ द मार्केट जहां से यू शुड बाय एंड द स्टॉक शुड रैली। राइट। तो ये पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं? पुल बैक में कॉन्फ्लुएंस एरिया, ब्रेकआउट जोन्स। तो आपको अब ये नहीं है कि अब ये देखिए मैं यहां नहीं ले सकता, यहां नहीं ले सकता। सर्टेन थिंग्स हैज टू हैपन आफ्टर माय ट्रेंड एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इज डिफाइंड। दो ही चीजें हो सकती हैं, ब्रेकआउट हो सकता है या पुल बैक हो सकता है। तो वेट सबसे रिवॉर्डिंग कौन सा है? वेट सबसे रिवॉर्डिंग कौन सा है? मैं तो देखिए मैं तो ब्रेकआउट बहुत प्रेफर करता हूँ। लोग कहते हैं मेरे को, आपके एक वेबिनार में एक दिन पहले मेल भी आया था कि 35% ऑफ द ब्रेकआउट्स आर सक्सेसफुल, 65% आर नॉट सक्सेसफुल। और वो बंदे ने बहुत कुछ लिखा था कि अगर मिस्टर अमित सेठ इसके बारे में लिखे तो बहुत है। मैं तो एक बार घबरा गया, मैं क्या ये तो बहुत लगता है क्लास लेगा मेरी अच्छे से मेरी क्लास लेने वाला। मैं क्या तभी तो मैं वेबिनार कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि कैसे फिल्टर आउट होगा। तो मैंने उस एस्पेक्ट पे काफी उस वेबिनार पे डिस्कस किया कि हाउ यू कैन फिल्टर। देखिए 100% कुछ नहीं होता है, हम खाली अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। तो वो एस्पेक्ट मैंने उस वेबिनार पे कवर किया है कि किस तरह के ब्रेकआउट्स शुड रीजनेबली बी सक्सेसफुल। कोई ये वर्ल्ड में कोई नहीं कह सकता है कि ये पुल बैक और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा।
कई बार क्या होता है जी, पुल बैक पे बुलिश कैंडल बनती है, अगले दिन फॉलो होता है, आप सोचते हैं जी मेरा काम हो गया, और उसके बाद वो सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाता है। ऐसा भी होता है। तो देयर इज नो सच थिंग कि पुल बैक ही सक्सेसफुल होगा और ब्रेकआउट नहीं सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। अब मैं 2 चार्ट और आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ये देखिए मेटल का, टाटा स्टील, जबरदस्त है तो। ठीक है जी। अगेन इट इज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर आप देखें इस पॉइंट पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ हायर हाइज हायर लो बना रहा है, और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा है टाटा स्टील अराउंड 420 लेवल, यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन का भी ब्रेकआउट है। मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रखता हूँ जी रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो देखिए जब ये स्टॉक एक बार 200 डे यहाँ पे क्रॉस करता है, इनवेरिएबली क्या होगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी एक स्टॉक 200 डे क्रॉस करता है, इट विल कम बैक टू टेस्ट टू 200 डे। वो वैलिडेट करता है उसको। ओके। तो एक वैलिडेशन जनरली देखा गया है कि 200 डे में फिर वहां पे अगर कॉन्फ्लुएंस ऑफ अदर मूविंग एवरेजेस भी आपको मिल जाए, तो वो वैलिडेट करके अगर वो ऊपर जाता है तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम वो ट्रेड काफी सक्सेसफुल रहती है। 200 डे तोड़ा, वापस 200 डे को रीटेस्ट करना यार, वहां पे एक 20 50 और एक कॉन्फ्लुएंस मिल जाए, तो दैट इज मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। वहां पे एक बुलिश कैंडल बने तो आप ले सकते हैं। तो इस चार्ट में क्या हो रहा है कि ये टाटा स्टील का चार्ट है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है जी। पहले आपके व्यूअर्स इसको ऐसे देख सकते हैं, यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ, इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है जी। स्टॉक वेंट अप एंड स्टार्टेड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्टॉक या बेस फॉर्मेशन। हर स्टॉक कोई कंटिन्यूअसली वी शेप ऊपर नहीं जा सकता है, वो ऊपर चलेगा, उसके बाद बेस बनाएगा, बेस कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो जनरली जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, कि वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये फर्स्ट बाय पॉइंट ये था, बिकॉज ये देखिए ये भी एक मार्क मिनर्विनी जी का पैटर्न है, इसे लो चीट पैटर्न कहते हैं। बेस बन रहा है, बेस कंप्लीट नहीं हुआ, स्टॉक अटेम्प्ट्स टू मूव अप फ्रॉम द सपोर्ट, नीचे चला जाता है, फेल हो जाता है, और उसके बाद ये वापस अगर ये ब्रेक करता है तो दैट इज अ वेरी वैलिड पैटर्न। इसका स्टॉप लॉस इज द लो ऑफ दिस कैंडल ओनली। और यहां पे जाके आप देखेंगे एक तरह का कप एंड हैंडल बना रहा है। देखिए ये कप यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहा है। ये थोड़े बहुत पैटर्न्स, कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है तो उसको आने चाहिए, सीख लेना चाहिए। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। आप थोड़े बुक्स पढ़ेंगे, ओनील की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब पैटर्न समझ आ जाएंगे, फिर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ कप एंड अ हैंडल, ठीक है ना जी। और फिर आपको देखिए कितनी चीजें बनी। इट शुड ड्रिफ्ट डाउन, हैंडल का ये है कि हैंडल शुड बी बिलो दिस लेवल एंड इट शुड ड्रिफ्ट डाउन, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है मेरा। तो सम काइंड ऑफ देखिए मैं जूम कर देता हूँ, कप एंड हैंडल वाज आल्सो विजिबल हियर। दिस इज ड्रिफ्टिंग डाउन। ड्रिफ्ट में क्या करता है, ये शेक आउट कर रहा है। मैंने वीक हैंड्स को, अच्छा, दैट इज वाई कप एंड हैंडल है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, वीक हैंड्स को शेक कर रहा है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए, रेड बार्स आर वेरी फ्यू, सो इट इज अ शेकआउट। और देखिए जब ये ब्रेकआउट ले रहा है, कैन यू सी द ग्रेजुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। एकदम, मैं क्या भाषा में बोलूं, बढ़ती जा रही है वॉल्यूम्स, यहाँ पे फट के जा रही है ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब ये शेकआउट कर रहा है यहाँ पे, तो ये आप देखिए रेड कैंडल्स की वॉल्यूम कितनी कम है। फिर लास्ट में क्या होता है जाके कि मैं एक अब अपने RSI के टेम्पलेट पे आता हूँ, टाटा स्टील के चार्ट पे। जैसे आपने कहा था कि विवेक जी क्या हम हर पॉइंट में खरीद सकते हैं, नहीं, फिर थोड़ा बहुत हमें डाइवर्जेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। ADX क्या मेजर करता है कि ट्रेंड स्ट्रेंथ ऑफ द मूव। सो जो मेरा यहां पे ट्रेंड स्ट्रेंथ था ADX के बेसिस पे, ये देखिए एक पीक यहाँ पे हायर पीक बना रहा है, और जब ये लेवल आ रहा है ये लोअर पीक बना रहा है, तो समवेयर द स्टॉक इज लूजिंग स्ट्रेंथ, द ट्रेंड इज लूजिंग स्ट्रेंथ, आई वोंट से द स्टॉक इज लूजिंग स्ट्रेंथ। तो आप यहां पे देखेंगे, ये एरो कहाँ गया, एनीवे, सो ये देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे यहाँ मोमेंटम पे भी डाइवर्जेंस है, RSI पे भी डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे आके देखिए जी, यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर दिया था रिलेटिव स्ट्रेंथ का, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, यू कुड हैव ट्रेडेड दैट, बट द मूवमेंट, देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आपको हर मूवमेंट अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। मेरा व्यू ब्रेकआउट का और फिर मैं जिद लेके बैठ जाऊंगा नहीं ये ब्रेकआउट होगा, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअसली उसको असेस करना होगा कि हाउ योर चार्ट, ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, पुल बैक फेल भी हो सकता है, आपको असेस करना होगा। तो टाटा स्टील के चार्ट में आप देख रहे हैं जब ये टॉपिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, तो देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑन ADX एंड देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑन मोमेंटम। सो वी शुड, अगर हमें शॉर्ट नहीं भी करना है, अगर हम अभी भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मर है, एटलीस्ट हमें कॉशन ले लेना चाहिए था यहाँ पे।
नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी, नई ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, एक मेगा ओवरबॉट लेवल्स है तो यहाँ पे एक तरह का रिएक्शन आ सकता था। सो ये थोड़े बहुत बेसिक्स, ज्यादा कुछ अपने को नहीं जाना। देखिए मैं 3 इंडिकेटर खाली देख रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस इज नॉट अ इंडिकेटर, रिलेटिव ट्रेंड डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेटिव ट्रेंड डिफाइन कर रहा हूँ, एडीएक्स देख रहा हूँ और आरएसआई देख रहा हूँ। आरएसआई और एडीएक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम शॉर्ट है, मैं नहीं कर सकता, मैंने बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया। ये आप एक स्टॉक और देखिए, सेल। अरे ये तो मेरा देख रहा हूँ। फेवरेट स्टॉक है। हाँ। इसके बारे में मैंने ट्विटर को बजट से एक दिन पहले पोस्ट भी किया था, 2 दिन। वाई आई ट्रेडेड, आई बॉट सेल। मैं उसको एक आपको दिखाऊंगा वाई। ये देखिए दोस्तों, इनकी आदत देखिए, सबसे पहले जाते हैं वीकली चार्ट करते हैं, जो भी लाइन ड्रॉ करनी है ड्रॉ करते हैं, फिर डेली में आते हैं। ये आदत तो मैं ले लिया हूँ, बड़ा अच्छा आदत है। देखिए ये एक मेगा कॉन्फ्लुएंस मैं इसको बोलूंगा। देखिए यहाँ पे एवरीबडी कैन सी एट दिस पॉइंट दिस इज अ ब्रेकआउट, ठीक है जी। फिर उसके बाद एफपीओ का चक्कर पड़ा, वो जो न्यूज वगैरह आई फॉलो, उसके बाद ये, बट स्टॉक वाज नॉट लूजिंग इट रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये मेरा एक बहुत बड़ा मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, यहाँ पे नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर दिस जोन। अच्छा ठीक है जी, ये चार्ट मैं आपको अच्छे से ब्रेकआउट में लिया था, उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया होगा। हाँ, ट्रेलिंग बेसिस में, वो देखिए आपके ऊपर है आप कैसे रन कर रहे हैं, हर बंदे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम होता है। तो ये पुल बैक ट्रेड में देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, 200 डे मूविंग एवरेज है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक वीकली पे 200 डे एक बार टेस्ट होएगा ही होएगा। और वहां पे अगर आपको एक कॉन्फ्लुएंस मिल जाए, यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस है, जैसे 20 है, बट 200 डे का कॉन्फ्लुएंस है, प्लस देयर इज अ 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन। सो हमें 3 कॉन्फ्लुएंस यहाँ मिल रहे हैं, जितने कॉन्फ्लुएंस बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो वैल्यू जोन बन जाएगा। तो सेल में हमें क्या मिला, मैं डेली पे भी आऊंगा, हमें 3 चीजें मिली। एक हॉरिजॉन्टल वीकली पे सपोर्ट था, 200 डे का सपोर्ट था और 38.2 फिबोनाची सपोर्ट। अब हमें यहाँ पे क्या वेट करना है, ये नहीं कि अब ये बन गया तो लेना है, देन वी हैव टू वेट फॉर बुलिश कंफर्मेशन। राइट। तो मैंने एक जोन आइडेंटिफाई कर लिया आफ्टर ब्रेकआउट। करेक्ट, ठीक है जी। अब सेकंड मैंने क्या देखना है इस चार्ट में, मैं इतने बढ़िया से समझा पा रहा हूं क्योंकि मैंने, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे कैंडल्स आर गेटिंग नैरो, दैट मींस द सेलिंग इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड। अब यहाँ पे इतनी सेलिंग नहीं है। अब देखिए ये रेड कैंडल का रेंज, तो व्हेन द कैंडल्स स्टार्ट बिकम नैरो एट रेंज, मतलब इतना कोई सेलिंग इंटरेस्ट एक स्टॉक में नहीं है। ठीक है जी। तो एक इसका ये भी कॉन्सेप्ट था, प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए अपना सपोर्ट नहीं लूज किया था कहीं पे भी। देखिए एक फॉल आया, लेकिन देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ दैट नेवर लॉस, तो ये मेरे क्राइटेरिया में हमेशा था। तो ये मेरे लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी। पुल बैक पे मिल गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंफर्म कर रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म कर रहा है, और क्या चाहिए उसके बाद? तो फिर भगवान के ऊपर ही जी चलेगा कि नहीं चलेगा। ये चार्ट मैंने बजट से पहले एक अपना ट्विटर हैंडल पे पिक पोस्ट किया था कि अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो दिस चार्ट कैन गिव गुड रिटर्न्स। भगवान ने काफी इज्जत रखी। उसके बाद बजट से पहले ही, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा बजट प्रपोजल के बाद, बजट से पहले ये 3-3.5% अप था, एंड आफ्टर बजट इट बिकेम 10% अप। करेक्ट। सो ये मेरा थोड़ा बहुत सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है चार्ट्स देखने का, बहुत इफेक्टिव है। सिंपल, आई थिंक मार्केट में सिंपल चीज़ें सबसे अच्छा वर्क करती है अगर आप उसको सिंपल रखें तो। और आप जितना खुद सिंपल है उतना ही आपका सिस्टम आपने सिंपल रखा है। तो अमित, मैं बहुत ज़्यादा अब आपका टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज आपने इतना टाइम दिया मेरे को। आप खुद दूसरा बिजनेस करता है। अमित का कोर बिजनेस जूट इंडस्ट्री है। ये मुझे इतना एक्साइटमेंट लग रहा है ना कि ये जूट इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं और मार्केट का इतना नॉलेज, इतना डीप टेक्निकल इंडिकेटर का बिहेवियर उनको समझ में आया, मतलब कितना पैशन होगा। तो दोस्तों, पैशन से ही पैसे बनते हैं। पैशन नहीं होगा, और जो आप 2 साल, जो अमित कह रहे हैं कि 2 साल आप नहीं देंगे मार्केट को और वो पैशन नहीं क्रिएट करेंगे तो पैसे बनेंगे नहीं। जैसा अमित ने किया है वैसा मैं चाहता हूँ कि सबको ही करे, और अपना जो कोर बिजनेस है उसके साथ में मार्केट को भी इस तरह से एनालाइज करके पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अमित, एक छोटा सा क्वेश्चन जाने से पहले, मैं देख रहा हूँ कि आप इंट्राडे नहीं करते हैं ट्रेडिंग, आप एंड ऑफ द डे ज्यादा करते हैं। मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ। मैं नॉइज को देखिए, मैं बहुत, विवेक जी आज जैसे मेरा निफ्टी में भी कई बार व्यू होता है, ऐसा नहीं है मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ जैसे, एंड दैट थ्रू ऑप्शंस। मेरा एक है कि एफएनओ में आई एम अ पेयर ट्रेडर आल्सो, अगर आपको जैसे मैंने बताया था, मैं पेयर ट्रेडिंग में, क्योंकि इट इज अ मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। आज जैसे मैंने एसीसी लिया, अंबुजा शॉर्ट किया, तो मुझे रात को ट्रम्प की ट्वीट या जो नए प्रेसिडेंट आ गए, कोई वॉर की चिंता नहीं है, एज लॉन्ग एज माई व्हाट इज लॉन्ग इज आउट परफॉर्मिंग व्हाट इज शॉर्ट। तो मैं एफएनओ में, पेयर ट्रेड्स में इसलिए कंफर्टेबल हूँ कि न्यूज इफेक्ट नहीं करेगी। इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए, कुछ भाई मेरा जितना लॉन्ग है उतना शॉर्ट है, ज्यादा से ज्यादा मेरा हेज गड़बड़ हो जाएगा, 1.5-2% का लॉस लगेगा, लेकिन मैं अनलिमिटेड लॉस नहीं दूंगा।
वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो दिस इज माय बेसिक फंडा। आपने क्या पूछा था एग्जैक्टली? मैंने पूछा था कि आप इंट्राडे करते हाँ, नहीं, नहीं, आप इंट्राडे, EOD यस यस करते यस हैं। यस। तो आप ट्रेड मैनेज कैसे करते हैं? जैसे आपने EOD एनालिसिस किया और आपने ट्रेड कर लिया, जी, कुछ भी कर लिया, चाहे जी, आपने पेयर किया है, चाहे जी, वो जी। ऑप्शंस किया है, तो आप तो दिन भर काम में लगे हुए हैं, तो कैसे आप वो ट्रेड को देखिए, मैनेज मेरे करते हैं? को इतने साल हो गए ना मार्केट्स में, और मेरा स्टॉक का यूनिवर्स इज वेरी लिमिटेड, 20-25 स्टॉक्स। अच्छा अच्छा। मैं उसके बियॉन्ड नहीं ट्रेड करता, और वो भी निफ्टी के स्टॉक्स है। आप मेरे को कोई मिड कैप बोलोगे, मैं नहीं लूंगा, अपना अपना प्रेफरेंस है। मेरे को वर्चुअली माइंड में सारे रेशियोज और सारे लेवल्स मुंह जबानी याद है। आप पूछोगे रिलायंस का कहाँ सपोर्ट है, मैं अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रेशियो में मैं जस्ट अपने बीच बीच में बिजनेस में प्राइस देख लेता हूँ कि हेज मेरे फेवर में है कि नहीं है। आज सपोज कर लिए मैंने HDFC बैंक लिया हुआ, कोई भी लिया हुआ, तो मुझे पता है ये मेरा सपोर्ट है। मुझे बार बार चार्ट जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस सिस्टम में भी है, वैसे भी है, तो इट्स मेंटेन्ड दैट वे। और F&O, जैसे आपने इंट्राडे की बात की, मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं आती, लेकिन आई लाइक टू गो फॉर बिग मूव्स। मुझे 10-15% का मूव कोई कैश मार्केट, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे HDFC बैंक, मैं तो चाहता हूँ मार्केट करेक्ट करे और HDFC बैंक मुझे अच्छे लेवल में मिले, मैं कुछ उठा के डीमैट अकाउंट में रख दूं और आराम से उसका 10-15-20% का गेन देखूं। एंड आई डोंट गो बिलो आवरली चार्ट्स इन निफ्टी ऑल्सो। अगर निफ्टी में कोई व्यू है तो आवरली में कुछ बनेगा तो मैं देख लूंगा। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइम मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही स्ट्रैटेजी है, इसको आप अडॉप्ट करिए। ये वीडियो आपको शायद वापस देखना पड़ेगा, देखिएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और अपने आप को और एम्पावर कीजिए। अमित, थैंक यू सो मच विवेक जी, आई एम फॉर रिकॉर्डिंग दिस। रियली थैंकफुल कि आपने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। मैंने सबसे ज्यादा खुशी है कि देखिए, मैंने ये देखने में अभी बहुत ईजी लग रहा है। ईजी इसलिए लग रहा है कि मैंने सब कुछ इसमें प्लॉट किया हुआ है, बट आपको एक आई का एक इसमें एफर्ट लगेगा करने में। कॉन्सेप्ट इसी को रखिए। बट मैं हैप्पी इसलिए हूं कि मैंने जितनी मिस्टेक्स की, मैं नहीं चाहता कि न्यू ट्रेडर्स जिनका छोटा कैपिटल है वो मिस्टेक्स करें। एक तरह का एक बेस बनाएं और मार्केट्स में आगे बढ़ें और सक्सेसफुल हो। गुड। तो दोस्तों, कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा है। और एक और बात है कि पंजाबियों की बात ही अलग होती है। तो अमित पंजाबी है, तो उनका पैशन उनके बातों से क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, तो ये चीज़ सीखने लायक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा सबके साथ में। अमित, मैं चाहता हूं कि अमित को जितने लोग जाने उतना अच्छा है, उनके स्टडी को समझें, अडॉप्ट करें। उनका ट्विटर हैंडल जो मैं लिंक के नीचे दे दूंगा, वो भी देखिएगा। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए और लोगों के साथ हमारे काम को शेयर करते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। नमस्कार, बाय बाय।